दोस्तों, तो आज हम जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो 5 दिसंबर 2020 के न्यूज़ टुडे। ठीक है, तो सबसे पहली न्यूज़ क्या है इसमें, देखिए जो भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है, उन्होंने अभी क्या कहा है कि जो है जो आरआरबीज़ है, जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उनको जो है अब अनुमति दी गई है किसकी, एलएएफ और एमएसएफ का जो लाभ है, जो व्यवस्था है उसका लाभ उठाने की अनुमति दी गई है। ठीक है, तो इससे पहले आप हमको ये पता होना चाहिए कि एलएएफ और एमएसएफ है क्या। तो देखिए सबसे पहले क्या है, जो एलएएफ है, ठीक है, ये क्या होती है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मौद्रिक नीति होती है, जिसमें क्या करते हैं हम राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जो भी हमारे पास इनकी प्रतिभूतियाँ होती है ना, उनको क्या करते हैं हम, बैंकों को जब आरबीआई से उधार लेते हैं तो उसमें रेपो रेट का यूज़ करते हैं उनके लिए, और रिवर्स रेपो कब यूज़ करते हैं, जब आरबीआई दोबारा इन बैंकों से हमारा जो है ऋण लेता है। ठीक है, इनके लिए इनको सक्षम बनाता है एलएएफ। एलएएफ क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी आपको पता ही होगा, ठीक है, लिक्विडिटी जैसे कि आप बाज़ार में जाते हैं, कुछ आपके पास पैसा हो तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं, तो वो क्या सबसे ज़्यादा लिक्विड है ना। उसके अलावा मैं आपको फ़ोन दे दूँ कि जाइए इससे कुछ ख़रीद के लाइए, तो आपको क्या करना होगा, उसे बेचना होगा, फिर आपको पैसे मिलेंगे, फिर आप कुछ खरीद सकते हैं ना। तो वो जो है लेस लिक्विड है एज़ कम्पेयर टू मनी। जैसे सोना, पैसा, रुपया, जो जितना लिक्विड होगा, जितनी जल्दी बाज़ार में जिससे लेन देन होगा, वो उतना जो है लिक्विड हो जाता है, और जितना लेट होगा वो उतना कम लिक्विड होता है। ठीक है, तो एलएफ और एमएसएफ क्या होता है, जैसे कि हम जो बैंक्स जो होते हैं वो एक दिन के लिए अल्पकालिक लोन लेते हैं, वन डे के लिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, इनकी जो वो होती है ना अस्थिरता, इसको कम करने के लिए एमएसएफ का यूज़ किया जाता है। मतलब एक जीवन से जो ओवरनाइट उधार होता है उसको कम करने के लिए जो है एमएसएफ का यूज़ किया जाता है। तो इसका जो आरबीआई द्वारा सीमांत स्थायी सुविधा एमएसएफ जो है की शुरुआत जो है एमएसएफ की मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इंटर बैंक मार्केट में एक दिवसीय उधार दरों को अस्थिरता को कम करने और वित्तीय संस्थाओं में सहज मौद्रिक संचरण को सक्षम करने, है ना, जो पैसा जो है इजीली, जो मौद्रिक का है संचरण इजीली हो जाए, इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। पर देखिए आप अगर वन डे के लिए ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये जो है हाई होगा, जो एमएसएफ होगा एज़ कम्पेयर टू जो रेपो रेट होता है। ठीक है, जैसे कि अभी एमएसएफ की बात करें तो ये है 4.65%। ठीक है, और अगर रेपो रेट की बात करें तो ये अभी 4% है ना। तो ये डिफरेंट वन डे के लिए होता है तो इसका ये ज़्यादा होता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, उसके अलावा देखिए क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक ने चल निधि जो एलएफ और एमएसएफ है ये आरआरबी को दे दिए। उसके अलावा कॉल और नोटिस मनी मार्केट की अनुमति भी प्रदान कर दी। अब ये क्या है, कॉल और नोटिस मनी मार्केट, देखिए कॉल मनी मार्केट क्या होता है, जो एक दिन के लिए जब धन का लेन देन होता है, और नोटिस मनी मार्केट जो 2 से 14 दिन के लिए धन का लेन देन होता है। ठीक है, तो इन तीनों की जो वो है अनुमति, वो आरबीआई ने आरआरबीज़ को, जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, इनको दे दिए। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, जो हाल ही में चीन ने शोधकर्ताओं ने जो है सुपर क्वांटम बनाने का दावा किया है। क्वांटम सुपरमेसी, मतलब क्वांटम सुपरमेसी क्या होता है, जो इनका कहना है कि जो इनका कंप्यूटर है वो 100 ट्रिलियन तेज गुना स्पीड कर लेगा। जो सुपर कंप्यूटर है हमारा से मतलब जो उसने अमेरिकन डेवलप किया सुपर कंप्यूटर, उससे जो है 100 ट्रिलियन गुना ज़्यादा तेज़ स्पीड है इसकी सुपर कंप्यूटर से। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, जो पिछले इनका जो है देश ऐसा करने वाला पहला देश बन चुका है। तो गूगल ने पिछले वर्ष क्या किया था, गूगल का जो सिग्मा कंप्यूटर था उन्होंने दावा किया था जो कि जिस स्पीड को जो है, जिस काम को करने में 10 वर्ष का समय लगेगा सुपर कंप्यूटर को, वो उनके सिग्मा कंप्यूटर ने जो है 200 सेकंड में कर दिया। ठीक है, तो इस साल में इन्होंने कह दिया चाइना वालों ने कि हमारा कंप्यूटर 100 ट्रिलियन ज़्यादा तेज है सुपर कंप्यूटर से, है ना। तो टेक्नोलॉजी वार हो रखी है एक तरह से ये। अगला क्या है, क्वांटम, इसमें देखिए क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में, क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रोसेसिंग सामर्थ्य में अतिशीघ्र बढ़त करता है। ठीक है, इसमें क्या करता है, जो जैसे कि नॉर्मल कंप्यूटर क्या करता है, बाइनरी फॉर्मेट पे चलता है, 0 और 1 को इसको कैलकुलेट करता है ना। तो क्वांटम कंप्यूटर में क्या होता है, 0 और 1 को वो एक ही टाइम पे कैलकुलेट कर देता है, क्वांटम बिट्स और क्यूबिट्स का यूज़ करके। ठीक है, तो वे क्वांटम भौतिकी के दो प्रमुख सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं। एक तो सुपर पोजिशन, जिसमें जो है वो 0 और 1 को एक ही साथ उनको जो है प्रतिनिधित्व करता है उनका। ठीक है, और संलिप्तता में क्या होता है, 0 और 1 को रिलेट करके आपस में जब निर्भर होते हैं, मतलब 0 और 1, मतलब एक को कैलकुलेट किया तो दूसरा अपने आप कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, तो एक दूसरे पे क्या होता है, निर्भर होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, जो
हमारी नागर विमानन मंत्रालय जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, उसने अभी क्या किया है, जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है यूएस, इसके लिए जो है यातायात प्रबंधन नीति, मतलब अनमैन्ड अगर कोई उड़ेगा और साथ में हमारा मानव चलित भी सामने से आ रहा है या आसपास से जा रहा है, तो उनके लिए कुछ सिस्टम बनाना होगा ना कि पता चल जाए। तो उसके लिए अभी एक प्रबंधन मैनेजमेंट, मतलब जो मैनेजमेंट वो है उसको तैयार किया गया नीति को। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि उद्देश्य नागरिक ड्रोन और यूएस के हवाई यातायात प्रबंधन का, मैनेजमेंट का प्रणाली का विकसित करना है। जब नई तकनीक विकसित होती है तब ड्रोन को भी शीघ्र ही मानवयुक्त, मतलब इन दोनों को, अगर नई तकनीक कोई विकसित हुई है देश में, है ना, तो उन दोनों को एक साथ उड़ान भरना आवश्यक होगा, है ना। तो इसके लिए क्या किया हमने एक विमान सुरक्षा का स्वीकार स्तर के बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में मानवयुक्त और मानव रहित दोनों को एक साथ उड़ाने के लिए एक सक्रिय एकीकरण के प्राथमिकता आवश्यकता होगी। ठीक है, इससे जून 2020 में सरकार ने जो है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल 2020 के लिए प्रारूप किया गया जून में। ठीक है, अब क्या है आगे, मानव रहित जो विमान प्रणाली यातायात प्रबंधन है, पारितंत्र में उड़ान की जानकारी और वास्तविक समय की स्थिति जन्य जागरूकता साझा करने के लिए ड्रोन, दूरस्थ पायलट और विनियामक तंत्र और वायु यातायात प्रणाली, इन सबको एक साथ हमने इकट्ठा किया, क्योंकि दोनों का जब तक आपस में समन्वय नहीं होगा, है ना, तब तक हमें जो है इसका मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर आधारित इंटरफेस बनाया गया। ठीक है, यह अविनियमित हवाई क्षेत्र में भूतल से 1000 फीट पर उड़ेगा। जैसे कि आप अगर ड्रोन खरीदते हैं, ठीक है, अपने मनोरंजन के लिए, तो उसको आप 100 फीट से ज़्यादा नहीं उड़ा सकते, और ये जो है 1000 फीट पर उड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म व्यवस्था एक मुख्य हिस्सा होगा। यह ड्रोन के लिए सरकार द्वारा स्थापित एक ऑनलाइन प्रबंधन मंच है। ड्रोन्स उड़ान अनुमोदित हेतु प्राथमिक प्राधिकरण है। एक ड्रोन एक हवाई उपकरण होता है जो मानव के बिना या दृश्य रेखा के सीमा के परे उड़ान भर सकता है। मतलब हम अगर ज़मीन पर खड़े तो हमें वो दिखे ना, इतनी ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, जो ये अब मानव रहित जो उड़ाया जाएगा। ठीक है, तो भारत में ड्रोन का उपयोग किसी रिसर्च वर्क के लिए, अनुसंधान, मतलब किसी जो एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए आदि के लिए यूज़ होता है। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, जो अच्छा आरआरबी के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि क्या होते हैं। ये एक तरह के क्या होते हैं, वित्तीय संस्थान होते हैं जो कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करते हैं। जो भी अन्य ग्रामीण जो क्षेत्रीय होंगे वहाँ पे रहने वाले, और जो कृषि एग्रीकल्चर के लिए वित्तीय संस्थान होते हैं, पैसा देते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, कृषि, व्यापार, उद्योग के लिए, विकास के लिए जो लघु और सीमांत किसान होते हैं, इनकी जनसंख्या के सामाजिक आर्थिक रूप में कमज़ोर वर्गों के लिए ऋण का उपलब्धता कराना। ठीक है, आरबीआई को किसके द्वारा स्थापित किया गया था, नरसिम्हन कार्यकारी समूह की अनुशंसाओं के आधार पर और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 एक्ट की विधि के तहत इन्हें स्थापित किया गया था। इसमें जो होता है, देखिए सेंटर का 50% जो, और जो राज्य का होता है वो 15%, और जो प्रायोजक बैंक होगा उसका 35%। ठीक है, प्रायोजक बैंक मतलब जो वहाँ पे बैंक बनेगा वो भी कुछ तो देगा, तो ये उसका होगा परसेंटेज। ठीक है, अब देखिए भारतीय जो आरबीआई ने जो यूसीबी है और एनबीएफसी, यूसीबी क्या है, शहरी सहकारी बैंक, मतलब जो अर्बन कॉरपोरेट बैंक्स होते हैं, और जो नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल जो कॉरपोरेट होते हैं उनकी निगरानी जो है सुदृढ़ करी, है ना। जो ये है यूसीबी, ये 2020 में आरबीआई के अंडर में आया है। ठीक है, तो इनकी निगरानी अभी सुदृढ़ करी गई है। अब देखिए इसके जो बेसिक्स हैं ये आपको एक तो पता होने चाहिए, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, एसएलआर, बीएसआर, सॉरी बैंक, ट्रिपल आर, डबल आर, ये सब आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, है ना। एक यही सब्जेक्ट ऐसा है जिसके आपके बेसिक क्लियर होंगे तभी ये सब्जेक्ट आप आगे पढ़ पाओगे, नहीं तो आप हर जगह जो है अपने आप को ऐसे, मतलब बेसिक की ज़रूरत पड़ती रहेगी आपको। ठीक है, तो इसके बेसिक सबसे पहले पढ़ लीजिए इकनॉमी के। हाल ही में जो है भारतीय जो आरबीआई ने यूसीबी और एनबीसी के अभिशासन एवं आश्वासन कार्यों में सुधार लाने के लिए उद्देश्य से विभिन्न उपायों की घोषणा करी। क्या क्या उपाय घोषित करें, यूसीबी और एनबीसी के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षक। ठीक है, आरबीआई रिस्क एंड बेस्ड इंटरनल ऑडिट, जो इसके स्टैंडर्ड्स थे उनको प्रारंभ किया। और आगे किए वर्ष 2002 में जो है आरबीआई ये कॉरपोरेट बैंक के लिए अनिवार्य कर दिया गया था आरबीआई के द्वारा। ठीक है, आरबीआई द्वारा जो कॉरपोरेट बैंक, यूसीबी और एनबीएफसी के लिए एक वैधानिक लेखा परीक्षा की नियुक्ति पर दिशा निर्देशों को सुसंगत किया जाएगा। नए दिशा निर्देश पर्यवेक्षक संस्थाओं, जो भी सुपरवाइज्ड एंटिटीज़ होंगी जो सुपरवाइज करेगी इन्हें, उनको समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार लेखा परीक्षण फर्मों को नियुक्त करने में सक्षम बनाएगा। एनबीसीज क्या होंगे,
एनबीसीज के प्रणालीगत जोखिम योगदान के संबंधित एक पैमाना आधारित विनियामक दृष्टिकोण जो स्केल बेस्ड रेगुलेटरी अप्रोच अपनाया जाएगा। इस कदम का क्या लाभ होगा? उनकी वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार होगा। ठीक है, जो उनकी वित्तीय रिपोर्टिंग होती है यूसीबी और एनबीएफसी की, उनकी वित्तीय रिपोर्टिंग जो है उसमें सुधार आएगा। जैसे कि आप अगर अभी येस बैंक में देखें तो उसमें क्या हुआ था, जो उसके जो वहाँ के हेड थे वो बैक टू बैक जो है चेक इशू करते जा रहे थे अलग अलग लोगों के नाम से, ये देखते हुए कि वहाँ के बैंक का एसएलआर और ये सब कितना सीआरआर है, जो ये कितना नीचे आ गया है ना। तो इनके अगर अच्छे से हम अगर आरबीआई इनकी वो ऑडिट करता रहेगा टाइम टू टाइम, तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक लिमिट से नीचे कितना नीचे चले गए हैं ना, तो हम उसे वहाँ पर उसे रोक सकते हैं। तो इसकी वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में क्या होगा? सुधार होगा। शासन के मानकों में सुधार होगा। जोखिम प्रबंधन और एवं आंतरिक नियंत्रण दोषमुक्त हो जाएगा। बड़े जो यूसीबी और एनबीएफसीज के पर्यवेक्षक के मानव समान रूप से वाणिज्यिक बैंकों के मानकों के समतुल्य हो जाएंगे। ठीक है, जो जैसे कि ये होता है ना, जो एनबीएफसीज और यूसीबी है, इनको अगर हम अच्छे से इनका वो करेंगे, ऑडिट करेंगे और इनकी वित्तीय रिपोर्ट हर उसमें लेंगे, तो इनके वाणिज्य बैंकों के जो स्टैंडर्ड्स होंगे ना इन दोनों के सेम हो जाएंगे, है ना, धीरे धीरे। एनबीएफसीज क्या होते हैं ज़्यादातर? एनबीएफसी जैसे कि आपका पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गई, इस टाइप के जो भी नॉन बैंकिंग जो भी फाइनेंस का जो काम करेंगे ना, पैसे का जो लेन देन करेंगे, वो सारे एनबीएफसीज में आ जाते हैं। ठीक है, तो जून 2020 में पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक के पतन के बाद से यूसीबी को आरबीआई के निरीक्षणाधीन, जून 2020 से जो है इसको यूसीबी को आरबीआई का अधीन कर दिया गया। वर्तमान में एनबीएफसी क्षेत्र को शासित करने वाली विनियामक व्यवस्था अनुपातिक के सिद्धांत पर आधारित है, जैसे कि उपयुक्त विनियामक उपायों के माध्यम से इस क्षेत्र में पर्याप्त परिचालनात्मक लचीलापन उपलब्ध है। ठीक है, इसके बाद क्या है, एंड में क्या दे रखा है इसमें, जो यूसीबी है शहरी और अर्धशहरी। अर्धशहरी क्या हो जाएगा, जैसे कि ये शहर है ये गांव है, तो इनके बीच का भी ये कुछ एरिया होगा, ये तो है नहीं कि जंप करके सीधा यहाँ पे आ गया, है ना, तो इनके बीच के एरिया क्या हो जाएगा, अर्धशहरी हो जाएगा। तो यूसीबी जो है अर्बन कॉरपोरेट बैंक्स शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक सहकारी बैंक है। ठीक है, प्राथमिक मतलब जो सबसे पहले पैसे का लेन देन होता है वो इन्हीं से होता है, यूसीबी से, जिन्हें संबंधित राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट या बहुराज्यीय सरकार सहकारी समिति अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत किया गया। और देखिए इसमें कुछ खास समझाने लायक है नहीं। ठीक है, इसको आपको पढ़ेंगे तो आपको एक दो बार तो अपने आप समझ आ जाएगा और बेसिक आपके थोड़े बहुत ठीक होंगे तो। ठीक है, यूसीबी के बैंकिंग परिचालन का विनियामक और पर्यवेक्षण, जो रेगुलेशन उसका और क्या मॉनिटर जो है आरबीआई द्वारा किया जाता है। कौन से अधिनियम के अंतर्गत? बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के प्रावधानों के अधीन किया जाता है। ठीक है, एनबीसी कंपनी जो है 1956 के तहत एक पंजीकृत कंपनी है, जो ऋण और अग्रिम तथा सरकार, बीमा व्यवसाय या व चिट व्यवसाय आदि द्वारा जारी किए गए शेयरों, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, प्रतिभूतियों के अधिग्रहण इत्यादि के व्यवसाय में संलग्न है। इन सब में ये जो है एनबीएफसी संलग्न है। एनबीएफसी का विनियमन और पर्यवेक्षण आरबीआई द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट, आरबीआई एक्ट के तहत किया जाता है। ठीक है, वही कंट्रोल मॉनिटर करते हैं और रेगुलेट करते हैं, वो भी आरबीआई द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ है जो अभी जो है जो वस्त्र मंत्रालय है, ठीक है, मिनिस्टर जो हमारा ये आता है टेक्सटाइल जो मिनिस्ट्री है, उसने क्या किया, तकनीकी वस्त्रों के जो निर्यात के लिए जो है ईपीसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल मतलब निर्यात संवर्धन परिषद के गठन का प्रस्ताव आमंत्रित किया है। ठीक है, मतलब जो तकनीकी वस्त्र है, टेक्निकल जो टेक्सटाइल है, ये होते हैं क्या, जैसे कि जिनका यूज़ सिर्फ जो है सौंदर्य के लिए यूज़ नहीं होता। जैसे कि अभी पीपीई किट आप देखेंगे तो ये मेडिकल यूज़ के लिए, देखने में चाहे अच्छी ना हो पर इसका यूज़ जो है उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है ना। तो ये अलग अलग तरह की होती है, 9 तरह की। देखिए ये देखिए मेडिटेक है ना, डायपर, सैनिटरी नैपकिन्स, डिस्पोजल, इस टाइप के प्रोटेक, क्लोथ टेक में क्या होता है, जिप, ये कितने 9 तरह की नहीं, 3 3 6 3 9 12 तरह की है। ठीक है, और जियोटेक और स्पोर्टटेक, मोबीटेक, ओयोकोटेक, एग्रोटेक, होमटेक, इसमें अलग अलग तरह के जो है ये डिवाइड करा हुआ है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है, जो ईपी से इसका उद्देश्य क्या है, तकनीकी वस्त्रों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। इंटरनेशनली हम जो है अपने जो है तकनीकी टेक्सटाइल को बेच सकें। वर्तमान में तकनीकी वस्त्र के अधिकांश निर्यातक अन्य देश उत्पादों के लिए ईपीसी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हैं।
ठीक है। तो क्या करते हैं वर्तमान में जो है मैक्सिमम ईपीसी का यूज़ करते हैं अभी तक तो। अब क्या किया गया, तकनीकी वस्त्रों के समर्पित ईपीसी इस वर्ष आरंभ किए गए राष्ट्रीय तकनीकी जो ये है ना नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन जिसके अंतर्गत ये वो दिए गए हैं 12 वो दिए गए हैं अलग अलग वो दिए गए हैं टैग दिए गए हैं। ठीक है, तो इसके घटकों में से ईपीसी है। ठीक है, तो एनटीटीएम की शुरुआत देश को तकनीकी वस्त्रों में विश्व में अग्रणी बनाने के लिए की गई थी। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है, 2024 तक जो है घरेलू बाजार के आकार को 40 से 50 मिलियन बढ़ा देना। ठीक है, तो इतने डॉलर तक बढ़ा देना और बढ़ाने के लिए 15 से 20% की औसत वृद्धि दर प्राप्त करना। ठीक है, तो यह लक्ष्य बाजार विकास, बाजार संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग, निवेश प्रोत्साहन और मेक इन इंडिया की पहल को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो तकनीकी वस्त्र ऐसी वस्त्र होते हैं वस्त्र सामग्री एवं उत्पाद है जिन्हें मुख्य रूप से सौंदर्य और सजावटी विशेषताओं के स्थान पर तकनीकी प्रदर्शन या कार्यात्मक गुणों के लिए निर्मित किया जाता है। इस वस्त्र को एकल रूप से या इनके कार्यात्मक गुणों को बढ़ाने के लिए किसी अन्य उत्पाद के घटक भाग के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके वही 12 खंड है इन्फोग्राफिक्स में देख लीजिएगा। भारत में कुल जो है कुल वस्त्र और परिधान बाजार में तकनीकी वस्त्रों की भागीदारी लगभग कितनी है, 13% है। तकनीकी वस्त्र जो टोटल अगर हम देखें तो सिर्फ 13% है और भारत में सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 0.7% है। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ क्या जाती है, जो छोटी छोटी न्यूज़ आती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ। देखिए अभी जो ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ उसमें क्या हुआ है, जो प्रवाल है उसका विरंजन हो रहा है काफ़ी तेज़ी से। ठीक है, वर्ष 2016, 17 और 20 में प्रवाल विरंजन काफ़ी तेज़ी से इनके स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा रहा है, जिसमें पशु पक्षी और समुद्री जैव विविधता को प्रभावित किया है। प्रवाल विरंजन क्या होता है, जैसे कि जो प्रवाल होता है ना वो कलरफुल से और वाइट की तरफ जो है ब्लीच होने लग जाता है। ठीक है, मतलब उसका रंग उड़ने लग जाता है, तो ये प्रवाल ब्लीचिंग कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास जो IUCN है, ठीक है, इसको क्या कीजिए, जैसे इस टाइप के IUCN है, यूनेस्को है, इसको जो एक अलग से कॉपी में बना के रख लीजिए, है ना। तो उससे क्या होगा, मान लीजिए एक महीने के आप करंट अफेयर में उसको 10 बार अगर देख रहे हैं, है ना, तो आपने एक बार कॉपी में बना के रख लिया, तो 10 के 10 बार में से आप उसे 5-6 बार उसको देखेंगे, है ना, तो उसको आपको याद भी हो जाएगा। तो लास्ट के 2-3 बार में आप उसको आराम से उसको याद कर, मतलब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ रिवाइज़ करेंगे मन में, उससे आपको बार बार उसे उठाने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। तो इसकी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन ऑफ नेचर की रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के जो ग्रेट बैरियर रीफ की स्थिति जो है गंभीर और विकृत होती जा रही है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण जिस जल में यह स्थित है वह गर्म होता जा रहा है, उसका टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से प्रवाल विरंजन होता जा रहा है। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित विश्व का सबसे व्यापक और भव्य प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, और इसको जो है विश्व धरोहर स्थल भी कहा जाता है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। अगला क्या है, ओमान भारत मैत्री संबंध। ठीक है, ओमान कहाँ पे है, जैसे कि अगर ये अफ्रीका है, ये इंडिया है, तो यहाँ पे ओमान है, UAE के बिल्कुल पास में, यमन UAE इनके पास में है। ठीक है, और इधर से इंडिया इसके काफ़ी पास पड़ता है, पास तो नहीं पर डायरेक्ट अगर आप पानी से जाएंगे तो काफ़ी पास पड़ेगा। ठीक है, और तो इसके अलावा क्या गया कि इनके मैत्री जो संघ है वो दिखाए गए हैं कि अभी जो ओमान की तरफ से है, ओमान की तरफ से क्या है, सबसे पश्चिम एशिया में भारत के सबसे पुराने रणनीतिक साझेदार ओमान ने ओमान मैत्री संघ की स्थापना की निर्देशना की घोषणा किया है। यह पश्चिम एशिया में इस प्रकार की प्रथम पहल होगी। ठीक है, इस संघ का उद्देश्य क्या है, एक ऐसा मंच प्रदान करना जो ओमान और भारत सरकार के वाणिज्यिक और सामाजिक समुदायों के मध्य मित्रता समझ और पारस्परिक हित के मामलों को प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, चीन का निर्यात नियंत्रण कानून। इसमें क्या कहा गया है कि जो चाइना है यह कानून चीन के विदेशों को संवेदनशील सामग्रियां जो भी होंगी और प्रौद्योगिकी के निर्यात को नियंत्रित करेगा। ठीक है, यह कानून जो है हाल ही में क्या हुआ है, जो चाइना है उसने विदेशों को जो है संवेदनशील सामग्री और प्रौद्योगिकी के जो निर्यात है उसको नियंत्रित करेगा। ठीक है, जो भी चाइना से जो ऐसा सामान मंगा रहे हैं उसके निर्यात को जो है ये कंट्रोल करेगा। यह कानून असैन्य और सैन्य उपयोग के मदों, सैन्य एवं परमाणु उत्पादों व साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित वस्तुओं, प्रौद्योगिकी एवं सेवाओं और उनसे संबंधित जो भी डाटा होगा उन सबको नियंत्रित करेगा। यह चीन को अमेरिका के विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई करने की अनुमति देता है। ठीक है, ज्ञातव्य है कि अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर
हुआवे और टिकटॉक जैसी बड़ी कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया था। ईसीएल से क्या होगा, आयातकों और अंतिम उपयोगकर्ताओं पर दंड और बाध्यता आरोपित करके राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र से परे भी चीन क्षेत्राधिकार का विस्तार होगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, जो कैंसर जीनोम एटलस प्रोग्राम टीसीजीए इसके बारे में बात करेंगे कि क्या है। टीसीजीए जो हाल ही में जो है भारत और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इनके बीच में एक जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें क्या किया गया है कि जो जो टीसीजी है इसके जीनोमिक्स एपिजीनोमिक्स ट्रांसक्रिप्टोमिक्स और प्रोटियोमिक के 2.5 से अधिक पैराबाइट्स उत्पन्न किए हैं। इनका जो है डेटा आपस में शेयर किया जाएगा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। इन आंकड़ों से कैंसर के निदान, उपचार और रोकथाम की क्षमता में जो है सुधार होगा। इसी की तर्ज पर भारत में प्रमुख हितधारकों ने एक संघ के नए वैज्ञानिक और औद्योगिक जो CSIR है, औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नेतृत्व में भारतीय कैंसर जीनोमिक एटलस जो ICG है की स्थापना का कार्यक्रम आरंभ किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, पादप आधारित वैक्सीन। इसमें क्या है, इस वैक्सीन में जो है यह वैक्सीन लोगों के विरुद्ध टीकाकरण के लिए एक वहनीय और कुशल विकल्प के रूप में उभरता है। ठीक है, मतलब क्या होता है वहनीय, क्या है ईजिली, मतलब जहाँ पे फ्लो कर जाए, है ना, उसे वहनीय बोलते हैं। तो PBVs में क्या होगा, एक प्रकार का संयोजक टीका है जो चयनित पौधे में विशेषकर रोगजनकों के विरुद्ध एंटीजन का प्रवेश कराते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा जैसे कि जो भी बॉडी है उसमें जो है एक एंटीजन का हम एंटर करवाते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, यह टीका लगाया जाता है ताकि VLP एक वायरस का अनुकरण करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा पहचाना जाता है, तब इस प्रकार का सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देता है। ये जाके इसके अंदर जो है एक सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया खुद ही एक वायरस क्रिएट करता है। ठीक है, और जो दूसरा कोई बाहर से वायरस आएगा ना उसको ये रोकता है बॉडी में अंदर जाने से। ठीक है, यह एक वैक्सीन में सामान्यतः किसी रोग के रोगाणु का मृत या दुर्बल संस्करण विद्यमान करता है। इसका उद्देश्य वायरस की प्रतिकृति बनाने की बजाय जीवित पौधों में वायरस सदृश प्रोटीन का निर्माण करना है। वायरस लाइक प्रोटीन, एक प्रोटीन बनाता है जो वायरस जैसा ही होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, ये बाहर से आने वाले वायरस को जो है रोकता है। डायम क्या है, जो फेसबुक समर्थित जो क्रिप्टो करेंसी है ना, उसी का नाम चेंज करके अब डायम कर दिया गया है। ठीक है, यह बहुविधिक सिक्के होंगे और प्रत्येक सिक्का एक भिन्न मुद्रा द्वारा समर्थित होगा, जिनका मुद्रा के स्थान पर कारोबार किया जाएगा। मुद्रा की जगह जो है ये यूज़ किया जाएगा डायम। जैसे पहले क्रिप्टो करेंसी थी ना, वही क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी का एक प्रकार ही डिजिटल मुद्रा है जो सुरक्षा और जालसाजी विरोधी उपाय के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है। प्रत्येक क्रिप्टो करेंसी का नियंत्रण ब्लॉकचेन नामक वितरित लेज़र तकनीक के माध्यम से कार्य करता है। तो अलग अलग वो है, जैसे कि बिटकॉइन है, एथेरियम है, रिपल है आदि, ये सब क्या है प्रसिद्ध मुद्राएं हैं। और लास्ट न्यूज़ है पासएक्स 2020। ये क्या है, ये एक तरह का जो है सैन्य अभ्यास है। ठीक है, पूर्वी हिंद महासागर में जो है भारत और रूसी नौसेना के बीच में एक सैन्य अभ्यास है, जो कि संयुक्त अभ्यास इंद्र सितंबर 2020 में पहले हुआ था। उत्तरी हिंद महासागर में इन दोनों का ही था, ये भी संयुक्त अभ्यास इंद्र, ये भी भारत और रशिया का था। ठीक है, तो बस इतना ही आज के लिए। बाकी अगर आपको पसंद आता तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।